नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश उम्मीद लगाए बैठा है कि मोदी सरकार जब अपना पहला बजट पेश करेगी तो आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। बजट में क्या होगा, ये रूपरेखा मोदी सरकार तैयार करने में जुट गई है। लेकिन बजट से पहले महंगाई की जो चिंगारी सरकार ने लगा दी है, उससे तो नहीं लगता कि लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। आधी रात से रेलवे का किराया बढ़ गया है, माल भाड़े में भी बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद घर बनाने खरीदने से लेकर टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, कार खरीदने के सारे सपने, तमाम सपने महंगे हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। किचन का बजट ध्वस्त हो जाएगा, ये अलग। चीन के दाम अभी से 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। केरोसिन और रसोई गैस के दाम बढ़ाने की तैयारी में है सरकार, जिसके बाद बीच बहस का बड़ा सवाल यही है कि मोदी राज में लोगों को कैसे मिलेगी महंगाई से राहत, लोग कब महसूस करेंगे अच्छे दिन। क्या गजब इत्तेफाक है। मोदी सरकार ने जिस महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल की, वही महंगाई महज 1 महीने की मोदी सरकार में भी बेकाबू होती चली गई। बच्चा कितना ही प्यारा क्यों न हो, लेकिन अगर बीमार है तो उसको जरा कड़वी दवाई देकर के भी स्वस्थ करना पड़ता है। महंगाई की कड़वी दवा की पहली बूंद भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिलाई, रेलवे का किराया बढ़ाकर। आज 25 जून है और आज से 14.2% रेलवे का बढ़ा हुआ यात्री किराया अब आपकी जेब काटेगा। दूसरे नशे वाली चीजों में बढ़ाना चाहिए, एयर हवाई जहाजों का किराया बढ़ाना चाहिए। जो आम पब्लिक है, गरीब पब्लिक चल रही रेलवे में अधिकांश, उसका किराया बढ़ाने की क्या जरूरत है। जितना था उतना ही रहता, अब बढ़ोतरी हो रही है तो फिर सभी को परेशानी होगी। कदर ही तोड़े दे रहा है मध्यम वर्गीय लोगों का। और मोदी जी ने जो आश्वासन दिया था चुनाव के टाइम में, उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। सुविधाओं में तभी कोई इजाफा नहीं हुआ है और ये किराया बढ़े, ये गरीबी लोगों और मध्यम वर्ग लोगों के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है। हमारे थोड़ी महंगाई इससे बढ़ जाएगी। हम लोग का अतिरिक्त एक टिकट पर 200-250 का फर्क आ रहा है। जेब पर तो डबल असर ही बढ़ गया एक तरह से। पहले जहाँ किराया मतलब 100 रुपए होता था, वहाँ पे 150 से 200 रुपए पहुँच जाएगा। रेल किराए की वजह से अब हम जाते हैं तो सफर के अंदर जैसी ट्रेन से उतरते हैं, पुलिस ये कहता है कि जब रेल का भाड़ा बढ़ गया तो भाई हमारा भी मजदूरी बढ़ा जाएगी। अब इसके आगे की मुसीबत भी जान लीजिए। माल भाड़ा भी 6.5% की दर से बढ़ गया है, जिसके बाद पक्की तौर पर आपकी रसोई में भी आग लगेगी। कैसे, हम आपको बताते हैं। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक खाने पीने के जरूरी सामानों की ढुलाई अधिकतर रेलवे से ही होती है, जैसे कि मीट, मछली, चावल, दाल, आटा, आलू, प्याज, तेल, चीनी और नमक। जानकार बताते हैं कि माल भाड़ा बढ़ने से इन चीजों के दाम हर हाल में बढ़ेंगे। ऊपर से नीम चढ़ाइए कि दिल्ली एनसीआर में चीनी पर आयात शुल्क रात से बढ़ा दिया गया, जिससे थोक और फुटकर में चीनी अभी से 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। चलिए मान भी लिया जाए कि किसी तरह आप बाजार से सामान ले भी आए। ऊपर से नीम चढ़ाइए कि दिल्ली एनसीआर में चीनी पर आयात शुल्क रात से बढ़ा दिया गया, जिससे थोक और फुटकर में चीनी अभी से 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। चलिए मान भी लिया जाए कि किसी तरह आप बाजार से सामान ले भी आए तो पकाएंगे तो गैस या स्टोव पर, लेकिन सरकार ने रसोई गैस और केरोसिन की कीमतों में भी आग लगाने की तैयारी कर ली है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने हर महीने रसोई गैस की कीमतों में 5 रुपए और केरोसिन में 50 पैसे से 1 रुपए तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दे दिया है। डीजल की तर्ज पर रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर सब्सिडी खत्म करने की तैयारी में भी है मोदी सरकार। अब ये कैसे हो सकता है कि इन सब बातों की भनक दुकानदारों को न लगे। जो जेब है उस पर जो माल भाड़ा है वो पूरी तरह से भारी पड़ने वाला है। गाजियाबाद में आप तस्वीरें देख रहे हैं किराना मंडी की। 10 से 15% का अंतर आएगा जी। जो अब ये रेल भाड़े का और सबका इफेक्ट आएगा, तो जो किचन की आइटम है उसकी, जैसे चीनी महंगी हो गई है और आइटम्स है, दालें हैं, मसाले हैं, या तुम्हारा आटा है, जो अदर्स आइटम्स है, सब पे इफेक्ट आएगा। रेल मंत्रालय ने साफ किया था कि 6.5% माल भाड़े में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इसी बात को जानने के लिए हम लखनऊ के एक किराना स्टोर में मौजूद हैं। राजमा में भी इफेक्ट आने की कोशिश होगी, डेफिनेटली राजमा भी बढ़ेगा। अब बात माल भाड़ा बढ़ने से बढ़ने वाली कुछ और महंगाई की। माल भाड़ा बढ़ा है तो सीमेंट के दाम बढ़ना तय समझिए। सीमेंट कंपनियां 50 किलो वाली बोरी पर 7 से 10 रुपए प्रति बोरी दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं,
जिसके बाद घर खरीदने या बनाने का सपना महंगा हो जाएगा। माल भाड़ा बढ़ा है तो स्टील की कीमतें भी 8% बढ़ जाएंगी, क्योंकि कंपनियां कच्चा आयरन और कोयले की ढुलाई रेलवे से ही करती हैं, जिसके बाद स्टील से बनने वाले घर के जरूरी सामान जैसे फ्रिज, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन सब महंगे हो जाएंगे। खबर ये भी है कि माल भाड़ा बढ़ने से इस्पात की कीमतें अगले हफ्ते से 700 रुपए से 1000 रुपए प्रति टन की दर से बढ़ जाएंगी। महंगाई की मार यहीं खत्म नहीं होती। आप घर में बिना बिजली के तो रहेंगे नहीं, तो तैयार रहिए, अच्छे दिनों में बिजली के दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि कोयले की ढुलाई रेलवे से होती है और जब कोयले के दाम बढ़ेंगे तो बिजली के दाम भी बढ़ जाएंगे। माल भाड़ा बढ़ने से किसानों पर भी गाज गिरेगी, क्योंकि खाद की ढुलाई रेलवे से होती है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि खाद बनाने वाली कंपनियां किसानों पर रहम खाएंगी। खाद महंगा होगा तो किसान मरेगा, किसान बचने के लिए रास्ता खोजेगा तो मंडी में उसकी फसलों के बढ़े दाम आम इंसान का तेल निकालेंगे। कुल मिलाकर एक महीने में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी और बढ़ाई गई है, उसका दुःस्वप्न तो शायद ही किसी ने मोदी को वोट देते वक्त देखा होगा। इंतजार कीजिए, मई में थोक महंगाई दर का आंकड़ा 6 के पार गया था। महंगाई में आग तो जून में लगी है और अब जो आंकड़ा आएगा वो आपकी आंखों से आंसू पक्की तौर पर निकालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महंगाई को लेकर मनमोहन सरकार को पानी पी पी कर कोसा था नरेंद्र मोदी ने, लेकिन अब सरकार बनाने के बाद उसी राह पर वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच बहस का मुद्दा यह है कि कड़वी दवा मोदी की कहीं जनता के लिए जहर साबित ना हो जाए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे बीच बहस की हम शुरुआत करेंगे। उनका परिचय आपसे मैं करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी आरती मेहरा जी जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ अमरजीत कौर जी जुड़ी हुई हैं जो कि सीबीआई की नेशनल सेक्रेटरी हैं, और आलोक मेहता जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आरती जी आपसे ही है। आप तो कड़वी दवा पिला रही थी ताकि सेहत दुरुस्त की जा सके देश की, और आर्थिक स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तब आगे चलकर चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन ये कड़वी दवा जनता के लिए जहर साबित होने जा रही है। ये महंगाई तो मार डालेगी। चित्रा जी, विरासत में यूपीए 2 के द्वारा हमें बेहद जो महंगाई जबरदस्त रूप में मिली और बेहद सुस्त पड़े हुए सारे के सारे उद्योग धंधे मिले। ऐसे में जिस प्रकार का हालात मिले उन्हें ठीक करने के लिए कुछ समय तो लगेगा। अच्छे दिन लाने के लिए हमें जरूरी है कि पुराना जो किया हुआ है उसको ठीक करने के लिए कुछ समय की जरूरत है। आते ही सरकार ने, आप देखिए, जमाखोरों पे लगाम लगे, उसके लिए सभी राज्यों पे कड़ा शिकंजा कसा है जी। इसी तरह से किस तरह से उसको रोक दिया गया है, प्याज को, आलू के निर्यात को रोक दिया गया है। चावल के लगभग 800 टन चावल सीधा उपलब्ध कराया जाए और लोगों को 8.5 रुपए के हिसाब से मिले। चलिए मैं आपको एक आंकड़ा बता देती हूँ, ये मिलेगा भविष्य में, ऐसा होगा। यही सपने आप लोगों ने चुनावों के वक्त दिखाए थे, लेकिन अब वो सपने जमीन पर उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आरती जी मेरी बात सुन लीजिए। सोमवार को सरकार ने चीनी पर ड्यूटी बढ़ा दी। खाद्य मंत्री की ओर से कहा गया चीनी का स्टॉक भरपूर है, उसके अगले ही दिन 2 रुपए के हिसाब से चीनी के दाम बढ़ जाते हैं। जनता को कैसे समझाएंगी? सरकार बात कुछ और करती है, अगले दिन महंगाई की कुछ और मार पड़ती है। देखिए, ऐसा है कि जी आप अपनी बात पूरी करें। चलिए आरती मेहरा जी का जवाब। जी ऐसा है कि देखिए, जिस तरीके से मॉनसून इस बार 37% पीछे चल रहा है, 37%, और 100 सालों में ऐसा जून नहीं गया मॉनसून के लिहाज से। सरकार ने इस विषय में भी सब्जियों को और फलों को एपीएमसी से अलग कर दिया है, जिससे कि किसान सीधे आके अपनी सामान, अपने फल को, अपनी सब्जी को बेच सकें।
हर संभव उपाय किया जा रहा है और हमारे वित्त मंत्री से लेके, हमारे खाद्य मंत्री से लेके, हमारे राधा मोहन जी, अपने पासवान जी और अरुण जेटली जी और हमारी वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन, उनमें किस तरह से महंगाई को लगाम कसी जाए, उसको कैसे कम किया जाए, जनता को ये बात कैसे समझाएंगे आप जब जनता की जेब ढीली होती हुई चली जाएगी? आरती मेहरा जी, ये बात समझ से परे है। महंगाई को लेकर बहुत कोसा था आप लोगों ने यूपीए सरकार को और उम्मीद की जा रही थी कि पहले दिन से ही अच्छे दिन आ जाएंगे जनता के। प्रियंका चतुर्वेदी, लेकिन क्या आप आरती मेहरा की बात से इत्तेफाक रखेंगी कि मानसून की कमी की वजह से ये स्थिति इस वक्त देखी जा रही है और महंगाई की मार पड़ी है? नहीं, देखिए, इतने बहाने ढूंढे जा रहे हैं अपनी नाकामी छुपाने को। ये ऐसा कोई नहीं है कि यूपीए सरकार ने अपनी कोई भी बात जनता से छुपाई हो या कोई रिपोर्ट कार्ड छुपाई हो। सब जानते थे किस तरीके का हम लोग इन्फ्लेशन फाइट कर रहे हैं, किस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाएं। अगर नरेंद्र मोदी ने इसको अपना इलेक्शन रैली पॉइंट बनाया था या उनकी सरकार ने बनाया था और इनको कॉन्फिडेंस था ये लोग जीत कर आएंगे इन्हीं मुद्दों पर, तो उनके पास एक विजन जरूरी था, एक पॉलिसी डिसीजन होना जरूरी था कि इन्फ्लेशन को वो कैसे कंट्रोल में लाएंगे जब वो इलेक्शन रैली में इसको एक मुद्दा बना रहे हैं। दूसरी बात, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पार्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बनाए हैं। वो डिफेंस भी संभाल रहे हैं, वो फाइनेंस भी संभाल रहे हैं, वो पूरा टाइम अपना इसमें नहीं दे पा रहे हैं। इन्फ्लेशन पे ये बोल रहे हैं कि जमाखोरों पे एक्शन लिया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ अब तक क्या एक्शन लिया गया है जमाखोरों पे? चीनी के दाम आपने बढ़ा दिए, इंपोर्ट ड्यूटी उस पर बढ़ा दी, आप बोल रहे प्याज पे रोक लगाई है। किस तरीके से आपने अपने करनी और कथनी में हम कहेंगे कि सेम काम चल रहा है, बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने और यही सवाल अमरजीत जी से मैं ले लेती हूँ। अमरजीत जी, चली जा रही है ये नरेंद्र मोदी जो चुनावों के पहले कहते थे और चुनावों के बाद की स्थिति में क्या जमीन आसमान का फर्क आ गया है? कथनी कुछ और, करनी कुछ और। आपकी कमेंट्री में साफ साफ था कि कोई सा भी दायरा नहीं बचा है जहां महंगाई नहीं बढ़ेगी। हर चीज में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के मटेरियल में भी, खान पान के मटेरियल में भी, रोजमर्रा की और इस्तेमाल की चीजों में भी। जी। अब बहुत आप आरती मेहरा जी को इलेक्शन से पहले भी सुने होंगे, वो कितने फ्लो से बोलती थी, कन्विंसिंगली बोलती थी, महंगाई के ऊपर बोलती थी। आज उनको शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं, उनको पढ़ना पड़ रहा है, उनको रुक रुक के बोलना पड़ रहा है क्योंकि लॉजिक कोई नहीं है उनकी बातों में। झट से मॉनसून की बात कर दी। रेलवे भाड़े का मॉनसून से कोई ताल्लुक है? डीजल का कोई रेलवे मॉनसून से ताल्लुक है? चीनी का जो स्टॉक में पड़ी हुई थी और फिर अचानक एक दिन के बाद ही 2 रुपए बढ़ा दी गई, उसका कोई रेलवे मॉनसून से कोई ताल्लुक है? तो ये आर्गुमेंट सेक के लिए आर्गुमेंट देते रहने में कोई मतलब नहीं है। वादा खिलाफी की गई है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था, दूसरे नंबर पे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा था। इसलिए लोग ऐसी गवर्नेंस चाहते थे जहां उनको शुरू में ही दिखने लगे कि हाँ, सही दिशा की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। पर इन्होंने 30 दिन पूरे नहीं हुए और उसके बीच में सबसे पहले रेल भाड़े को का हादसा दिखा के, उससे पहले डीजल का, अब गैस का बढ़ा दिया जाना बहुत बड़ा, एकदम बहुत बड़ा झटका है। हम समझते हैं ये वादा खिलाफी है, कहा कुछ गया कर कुछ रहे हैं। इसलिए हम तो एक चुटकुला भी हमारे मोबाइल पे आया कि हमने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छी रातों का नहीं, जो पावर का क्राइसिस लोगों ने देखा। तो इस सारी सिचुएशन में हम ये समझते हैं, अगर ये कहते हैं कि पिछली सरकार से विरासत में मिला है तो इनको सीधे बोलना चाहिए था, हम सत्ता में आएंगे लेकिन जनता ये समझ ले हमसे होगा नहीं ये जल्दी, ये मुश्किल काम है, ये नहीं बदलेगी। बार बार इस बात का दावा क्यों किया गया कि सरकार के सत्ता में आते ही लोगों के अच्छे दिन आ जाएंगे? आलोक मेहता जी से मैं जवाब लूंगी इसका कि क्या लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं? लेकिन उसके पहले लोगों की जुबानी ही हम उनकी कहानी सुन लेते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से। सुनिए। लोगों ने परसों टिकट लिए थे, हम लोग आज सफर किया है, रात के 12 बजे हमसे बड़े हुए किराए के अलग से पैसे ले लिए गए। समझ में नहीं आ रहा महंगाई कहाँ जाके खत्म हो गई। अच्छे दिन आ रहे हैं, कमर तोड़ महंगाई इससे बढ़ जाएगी। हम लोग का अतिरिक्त एक टिकट पर 200-250 का फर्क आ रहा है। एक्स्ट्रा बजट हम लोग को अरेंज करना पड़ रहा है। रेल किराए की वजह से अब हम जाते हैं तो सफर के अंदर जैसी ट्रेन से उतरते हैं, पुलिस ये कहता है कि जब रेल का भाड़ा बढ़ गया तो भाई हमारा भी मजदूरी बढ़ा जाएगी।
गाजियाबाद से हम लोग आए एक्चुअली। अभी इतना ट्रेन का किराया बढ़ गया, सुविधा नाम के कुछ नहीं है। अब देखो लोग ऐसे पड़े हुए हैं, किराया बढ़ा दो ठीक है, लेकिन सुविधा तो दो। बहुत ज्यादा ही बजट मेंटेन करना पड़ा है। जो पहले हम लोग सोचते थे कि हम लोग निकलेंगे, एनुअली हम लोग निकल पाते थे, अब सोच रहे हैं 1-2 साल में निकलना पड़ेगा। और जो हमारा अपना डेली हम लोग खर्च करते थे उसको कटौती करनी पड़ेगी और काफी दिक्कत हो जाएगी। अब हमें पहले जैसा अब नई इंजॉयमेंट कर पाएंगे, 2 बार सोचना पड़ेगा निकलने के लिए। ये गलत बढ़ाया गया है और इसका सीधा असर आम जनता के ऊपर पड़ने वाला है। हर चीज की महंगाई हो जाएगी। भारत सरकार ने जो रेलवे में किराए में वृद्धि की है, इससे जनता के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा हुआ है। खासतौर से जो दैनिक यात्री हैं और जो चलने वाले मुसाफिर हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा वर्कलोड पड़ गया है। साहब रेलवे में किराया बढ़ाना चाहिए था क्या? इनको और भी मत थे, दूसरे नशे वाली चीजों में बढ़ाना चाहिए। एयर हवाई जहाजों में किराया बढ़ाना चाहिए। जो आम पब्लिक है, गरीब पब्लिक चल रही रेलवे में अधिकांश, उसका किराया बढ़ाने की क्या जरूरत है? ये तो गलत किया उन्होंने, ये सही नहीं। जितना था उतना ही रहता, अब बढ़ोतरी हो रही है तो फिर सभी को परेशानी होगी, है ना। किराए का असर पड़ेगा, सभी चीजें महंगी हो जाएंगी। खाने पीने की चीजें हर चीज तरह से, मतलब रेलवे से ही तो जुड़ा हुआ है ना, ट्रांसपोर्ट से सब चीजें, तो हर खाने पीने की चीज, सब तरह की चीजें महंगी हो जाएंगी। हमको तो बहुत ही बड़े कबर ही तोड़े दे रहा है मध्यम वर्गीय लोगों का। और मोदी जी ने जो आश्वासन दिया था चुनाव के टाइम में, उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। दूसरी वस्तुओं पर इसका असर पड़ेगा, जैसे महंगाई हर चीज में बढ़ रही है, सब्जियों पर भी असर बढ़ रहा है इसका, माल भाड़े में, हर चीज में। तो इसका असर मध्यम वर्गीय पे है और गरीब वर्ग में और ज्यादा पड़ेगा। पवन बंसल जी ने रेल मंत्री रहते हुए जब रेल किराया बढ़ाया था तो नरेंद्र मोदी ने बकायदा चिट्ठी लिखकर लोगों की दुहाई दी थी कि किराया कम कर लिया जाए, लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी सरकार उनसे कहीं ज्यादा आगे चल गई है। और आरती मेहरा जी, सवाल यही है, लोग तो अपने आप को आज छला हुआ महसूस कर रहे हैं। हमने आपको अहम वोट दिया, आपको सत्ता पर बिठाया और आपने सीधे सीधे महंगाई बढ़ा दी। आज चित्रा जी देखिए, ये थोड़े समय की बात है, सरकार को आए हुए अभी 25 दिन हुए हैं। एक तो मौसम की बहुत जबरदस्त मार है, मॉनसून का जो हालात चल रहे हैं वो एक खतरे की घंटी है। इसके साथ ही साथ इराक की जो वॉर है उसके कारण भी पेट्रोलियम पदार्थों पे जो असर पड़ा है उसको भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार आके जिस तरीके से कुछ समय मिलेगा तो चीजों को तरीके से पटरी पे ला पाएगी, अर्थव्यवस्था को ढंग से ला पाएगी। लेकिन अभी समय बिल्कुल नहीं मिला है और आते ही जिन जिन विषयों पे मतलब इतना महत्वपूर्ण है, सब्जियों के रेट बने, आलू प्याज का सबसे बड़ा प्रश्न था तो उनको निर्यात उसका बिल्कुल बैन कर दिया गया। इसी तरह से आरती मेहरा जी, एक आंकड़ा मैं आपको देती हूँ, मैं चाहूंगी कि आप मेरी बात गौर से सुने। सीधा अपना आके इराक को अगर मोदी सरकार दोषी बता रही है महंगाई बढ़ने के पीछे, तो जरा सुनिए। दरअसल आतंकियों ने अभी कब्जा उत्तरी इलाके में करके रखा हुआ है, जबकि बसरा से सप्लाई होती है भारत में और कुल 20% जितना हम तेल आयात करते हैं विदेश से, यानी कि 2.5 करोड़ कच्चा तेल इराक से आयात होता है। इस साल 1.68 करोड़ टन ऑर्डर किया जा चुका है, 50% तेल पहले से आ चुका है और जहां से अभी तेल आना है वहां पर किसी भी तरह का जितना हम तेल आयात करते हैं विदेश से, यानी कि 2.5 करोड़ कच्चा तेल इराक से आयात होता है। इस साल 1.68 करोड़ टन ऑर्डर किया जा चुका है, 50% तेल पहले से आ चुका है और जहां से अभी तेल आना है वहां पर किसी भी तरह का खतरा नहीं देखा जा रहा है और वहां पर स्थिति सामान्य है। तो कम से कम इराक को मुद्दा ना बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि जो तर्क दिए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं की ओर से वो जायज है? जनता समझ पाएगी इन बातों को? चित्रा जी देखिए, ये बात आरती जी को डिफेंड करना है, सही बात है, आप और हम सब उनकी इज्जत करते हैं। अभी मजीद ने भी कहा कि वो बड़ा अच्छा भाषण दे रही थी, लेकिन 2 इसमें समस्याएं हैं। ये बात ठीक है कि अभी 100 दिन नहीं हुए हैं तो हम और आप एज ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होने के नाते कह सकते हैं कि भाई आपके पास समय नहीं, लेकिन समय से पहले चूंकि घोषणाएं ऐसी की गई थी, लोगों को एक इतना बड़ा सपना दिखाया था भाई हम आएंगे और कई महंगाई कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो रेल के किराए पर और 2 महीने जब बजट आने वाला था, रेल बजट रखा जाना था, यदि 1-15 दिन और इंतजार करते तो लोगों को ये नहीं लगता। असली में लोगों को एक जो झटका दिया गया है और दूसरा ये फार्मूले निकालने की जरूरत थी कि माल भाड़े में जब वृद्धि होगी तो इसका ये ठीक है कि यूपीए सरकार का फैसला है। यूपीए सरकार ने यदि गलत फैसला किया, किसी को फांसी लगाने का या
किसी बीजेपी के नेता को कोई और उन पर कार्रवाई करने का। आप कहिए कि ये बायस था, उसको बदल रहे हैं। लेकिन आप जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, नंबर 1। दूसरा, मानसून। आरती जी माफ कीजिए, यदि आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, मानसून बार बार बदल रहा है। पूरे ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया में हो सकता है 2 महीने बाद इतनी बारिश हो कि आप त्राही त्राही कर रहे हो, आप कहीं पानी का तो इतना ज्यादा हो गया, हम उसके लिए वहां भारती जी को इंतजाम करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में आप अभी जो होने वाला इराक से, जैसा अभी बताया गया, और मैं आप दूसरी बात छोड़ दीजिए, नितिन गडकरी जी माननीय आपके पूर्व अध्यक्ष हैं, आज भी वो दिल्ली के पहले प्रभारी रहे, दिल्ली में चाहे चुनाव हार गए हों, लेकिन वैसे देखा जाए अरुण जेटली जी चुनाव हार गए क्योंकि उनको दूरदृष्टि नहीं है। नितिन गडकरी जी ने खुद कल पर 2 दिन पहले बयान दिया, टीवी चैनल पर आप दोबारा उसको देख लीजिएगा। गडकरी जी ने कहा कि चीनी इसलिए महंगी नहीं होगी कि हमारे पास बहुत भंडार है। उनको पता ही नहीं चला कि ये चीनी का उसको आप रोक रहे हैं, उसका उनके लिए भाव बढ़ाने वाले हैं। इसी तरह से ये भी कहा गया आपके ही मंत्री के द्वारा, आप बयान देख लीजिए सरकार के उसमें, जिन्होंने सब पत्रकारों को बाकायदा, आप तो ट्विटर, फलाना, फेसबुक, दुनिया भर से आप प्रचारित करते हैं, गांव वाले को पता नहीं चलता। आपने ये भी कहा है कि पेट्रोलियम पर कोई असर नहीं है क्योंकि इराक से इसका कोई असर नहीं, हमारे पास पर्याप्त उसकी सुविधा, ये भी आपके मंत्री ने कहा है, हमने आपने नहीं कहा। बिल्कुल। इसलिए लोगों को धोखा मत दीजिए। आपकी सरकार और पार्टी के बीच अभी तो तालमेल शुरू हो। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं बताया जा रहा कि हम तो करेंगे, आप कहिए कि अभी करना पड़ेगा, वो ठीक है। ये मत कहिए कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, जो चीज दिल्ली मुंबई में 4 गुना महंगी हो जाती है, गांव में उस किसान को पैसा नहीं मिल रहा है। आप कहिए कि हमें 100 दिन चाहिए, आप ये कहिए कि 100 दिन चाहिए, ये मत कहिए कि बढ़ा नहीं है। बढ़ गया और माल भाड़ा बढ़ा था, जैसे आपने कल बंबई वालों को, शिवसेना को खुश करना था, तुरंत रेल वालों को आपने छूट दे दी। आपने माल भाड़े में कम करने की घोषणा क्यों नहीं कराई? और आप उसके लिए दबाव क्यों नहीं बनाया? बीजेपी ने उस पर प्रदर्शन क्यों नहीं किया? और जिस मानसून की दुहाई आरती मेहरा बार बार दे रही हूं, उन्हें बता दूं कि अगर हम 2009 की बात करें तो 78% ही सिर्फ बारिश हुई थी और 2012 में 93%। तब तो आप लोग सड़कों पर थे, महंगाई बढ़ रही थी, और अब वही तर्क बीजेपी की ओर से दिए जा रहे हैं। इसका जवाब मैं आरती मेहरा से लूंगी, लेकिन उसके पहले माल भाड़े में जिस तरह की बढ़ोतरी हुई है वो सीधे सीधे जनता की जेब को कैसे इफेक्ट पड़ेगी, इसका जायजा लिया है राजधानी दिल्ली में हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा ने। देखिए, रेलवे ने अपने यात्री किराए के साथ साथ माल भाड़े में भी बढ़ोतरी की है और ये बढ़ोतरी 25 जून से लागू हो जाएगी। माल भाड़े के किराए की अगर बात की जाए तो माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी की गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब जब जो भी चीजें दिल्ली के बाहर से रेलवे के द्वारा दिल्ली में आती हैं या दिल्ली से बाहर रेल के द्वारा जाती हैं तो उन सभी के किराए में 6.5% की बढ़ोतरी हुई है। बात की जाए अगर चावल की, तो चावल जो पंजाब से सबसे ज्यादा आयात किया जाता है, जो दिल्ली में आता है, वो उसके रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही बात की जाए वो सभी तमाम चीजें, चाहे वो दालें हैं, मसाले हैं या कोई और चीजें, जो भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेलवे के द्वारा जाता है, उन सभी सामानों के जो माल भाड़ा है उसमें 6.5% की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी 25 जून से लागू हो जाएगी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे ही एक दुकानदार, उनसे बात करते हैं कि 6.5% की जो बढ़ोतरी हुई है इसका चीजों के दामों पे कितना असर देखने को मिलेगा। सर, आज से 25 जून आज ही है, आज से 6.5% माल भाड़ा बढ़ गया है। सबसे पहला असर इस माल भाड़े के बढ़ने का क्या देखने को मिला, किस सामान पे देखने को मिला? सर, सबसे पहला असर तो चीनी पे पड़ा है सर। 1 रुपया किलो चीनी एकदम ही बढ़ गई है। इसका असर हम आदमी पर पड़ेगा। इसके बाद फिर चावल का नंबर आया जी, फिर दालों का नंबर आया। देखिए, अगर दुकानदारों की माने तो वो सभी तमाम चीजें, चाहे वो दालें हों, मसाले हों या चावल हो या चीनी हो, ये सभी रेटों में कम से कम 10% का फर्क पड़ेगा क्योंकि 6.5% तो माल भाड़े में बढ़ोतरी हो जाएगी और दुकानदारों तक पहुंचते पहुंचते इसमें 1-2% की बढ़ोतरी और होगी और उसके बाद जब ये सामान उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा तो जाहिर तौर पे उपभोक्ताओं को पहले से ज्यादा कीमत इन सभी चीजों के लिए चुकानी होगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले टाइम में यानी 25 जून के बाद जो भी सामान दिल्ली में आएगा उसके लिए जो भी उपभोक्ता जो भी कोई भी सामान खरीदे, चाहे वो दालें या चावल या चीनी या कोई और सामान, जो भी सामान वो खरीदते हैं उन पे जो है कीमत ज्यादा चुकानी होगी। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से लोग अपने घर का बजट बनाते हैं राशन लाने के लिए, तो अब उनके बजट को गड़बड़ाना तय है और जो बजट वो तय करते हैं उससे ज्यादा कीमत अब उन्हें हर महीने अपने राशन लाने के लिए चुकानी होगी। कैमरामैन राज के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
रेल का टिकट आप खरीदेंगे तो व्यक्तिगत रूप से आपको नुकसान होगा, लेकिन माल भाड़े में जिस तरह 6.5% की बढ़ोतरी की गई है, हर चीज महंगी हो जाएगी। बस कुछ दिनों का इंतजार कीजिए और अभी से हालात खराब होते हुए चले जा रहे हैं। आरती मेहरा जी, जरा दर्शकों को बस ये बता दीजिए कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें कम से कम हम लोग आश्वस्त रहें कि ये चीजें महंगी नहीं होंगी और बजट में इनका ख्याल रखा जाएगा। देखिए, मैं ये कहने वाली हूँ कि महंगाई की खबरें परेशान करने वाली हैं और सरकार पूरी तरह से इस पे तत्पर है और सरकार ऐसी नीतियां बनाना चाह रही है जिससे कि ऐसी की तत्कालीन राहत फॉर द टाइम बिंग न मिले, लॉन्ग टर्म मिले राहत उसकी जी। ऐसी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। थोड़ा वक्त चाहिए। और जो मैंने आपसे जो कहा कि इराक का खतरा जी भी दिखाई देता है, मैंने ये नहीं कहा इराक के उसके कारण महंगाई बढ़ गई है। सिमिलरली मॉनसून का मैंने ये कहा कि 37% कम हुई है और 100 सालों में ऐसा जून नहीं गया, तो ये भी खतरे की घंटी मैंने इसको बोला। तो मैं आपको पुनः ये कह रही हूँ कि सरकार अभी आई है, सरकार संवेदनशील है, सरकार सच्चाई के साथ महंगाई को कंट्रोल करना चाहती है, वो उसके प्रति तत्पर है, लेकिन कुछ समय लगेगा। ये सरकार जिस तरीके से जो हमें विरासत में देके गई है, जो विरासत को आपने कोसा था, इसी वजह से जनता ने आपको सिर आंखों पर बिठाया है। आरती जी, सिस्टम है। सिर्फ ये बता दीजिए कि कल 26 तारीख हो जाएगी, यानी कि सरकार को अस्तित्व में आए 1 महीने। ये बता दीजिए महंगाई को काबू करने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम बढ़ाया गया। उसके बाद मैं प्रियंका के पास जाऊंगी। नहीं, देखिए ऐसा है, महंगाई को काबू करने के लिए पहले दिन से ही जमाखोरों पे लगाम कसने पे बढ़ाए गए, निर्यात पे बैन लगाया गया, सब्जियों और उसको एपीएमसी से क्लियर करने के लिए किया गया। रेल के भाड़े तो पहले से ही कांग्रेस डिटरमिन करके गई थी। वही बात तो आलोक जी कह रहे हैं ना कि कांग्रेस सरकार ने अगर कुछ गलती की है तो आप तो उसको सुधारिए। प्रियंका से मैं जवाब दे देती हूँ। प्रियंका जी, सीधे सीधे आरती मेहरा का ये कहना है कि कांग्रेस की गलतियों का खामियाजा इस वक्त भुगतना पड़ रहा है लोगों को। मैं आरती मेहरा जी की परेशानी समझ सकती हूँ। इन लोगों ने जिस चीज का मुद्दा बनाया, मैं अभी बार बार वो बोले जा रहे हैं जमाखोरों पे उन्होंने एक्शन लिया है। वो एक जमाखोर का नाम लें, एक राज्य का नाम लें जिन्होंने जमाखोरों पे एक्शन लिया हो। अब तक हम लोग ने जो काम लिए इन्फ्लेशन को काबू लाने में, वही सेम अरुण जेटली जी ने आकर बोले। ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी दिखा रहे, ना ही उसका फॉलोअप हम देख रहे हैं कि किसी तरह का फॉलोअप हो रहा है। अब ये बोल रही है रेल किराया हमने बढ़ाया था। ऐसा है, आपको बहुमत सरकार मिली है। आपको अगर ये गलत लगता था, आप इसको क्लियरली ओवरटर्न कर सकते थे। आप यूपीए पे कब तक भांडा फोड़ेंगे, मुझे आप पहले ये बताइए। कितने महीनों तक आपका ये चलेगा, आप ये बताइए। बिल्कुल। दूसरी रही बात, अगर आपको इतनी बहुमत सरकार मिली और आप क्लियर थे कि ये बिटर डोज जनता के लिए जरूरी था, तो महाराष्ट्र में रोल बैक करने की आपको क्या जरूरत थी? महाराष्ट्र में रोल बैक करने की क्या जरूरत थी? सारे आपके डिसीजंस पॉलिटिकल हैं, सारे डिसीजंस आपके झूठे रहे हैं। जो आपने लोगों को वायदे किए हैं उस पर आप खरे नहीं उतर रहे हैं। उससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ के बनाव पे आज इलेक्शन जीती है। आरती जी, आती हूं मैम आपके पास। बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 100 दिन कह के 5 साल में वो कुछ अचीव नहीं कर पाए, लेकिन मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। आपने तो एक दिन कहा, अच्छे दिन के वायदे किए, लोगों ने आपको इसी पे तो वोट डाला। आपने अच्छे दिन ही लाएंगे, लेकिन बुरे दिन तो जाते ही जाएंगे ना। इतने समय के बुरे दिन, मुझे आप बताइए, जब से आप आए एक अच्छा दिन बताइए, एक अच्छा जनता के लिए दिन बनाइए, आम जनता के लिए। इतने सुस्त दिन जाते ही। लेकिन आरती मेहरा जी, आगाज अच्छा होगा, अंजाम तभी तो अच्छा होगा। जब आगाज इतना खराब हो
तो हम उम्मीद कैसे करें कि 5 साल के बाद एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड हमें देखने को मिलेगा? मैं जवाब लूंगी आपका इस मुद्दे पर, लेकिन एक बार रामविलास पासवान ने क्या कुछ कहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ती हुई चली जा रही है, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, पहले उन्होंने कहा था कि भरपूर मात्रा में चीनी हमारे पास, अगले ही दिन 2 रुपए के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो गई। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। जो महंगाई बार बार इशू बन रहा था कि महंगाई है, जो अच्छे दिन का वादा किया था, कैसे आएंगे? क्या आप भरोसा दिलाते हैं कि महंगाई नहीं आएगी? अच्छे दिन आने वाले हैं और बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। ये हर महीने में, अब जैसे प्याज का है, अभी प्याज का सीजन नहीं है, लोगों को लग रहा था कि प्याज का सीजन नहीं है, 1 महीने में मार्केट में आएगा, दाम बढ़ा दो। 2 दिन में क्या कहते हैं कि दाम क्या कहते हैं कि फिर अस्थिर हो गया। उसी तरीके से चीनी का मामला है, हमारे पास में 20 लाख टन चीनी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब मिल मालिक नहीं रिलीज करेगा तो उसके जो भी नहीं जो दबाएगा उसके जमाखोरी के खिलाफ में कार्रवाई क्या करते हैं कि हो जाएगी। जिस तरीके का हल्ला हो रहा है, जब आपने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो बड़ा हल्ला हुआ कि चीनी महंगी हो जाएगी, तो क्या आप भरोसा दिलाते हैं देश की जनता को कि अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला? जो भी चीज हम लोगों ने किया है वो किसान के इंटरेस्ट में किया है और ये देखते हुए कि उससे चीनी का मूल्य नहीं बढ़ेगा। रामविलास पासवान जो बात कर रहे हैं उस पर एक आंकड़ा जोड़ देती हूं। फायदे की उम्मीद में व्यापारी चीनी का स्टॉक बाजार में नहीं ला रहे हैं। सोमवार को दिल्ली बाजार में 100 किलो वाली 13,000 बोरियां आई थी। सरकार ने जैसे ही फैसला किया उसके बाद मंगलवार को सिर्फ 5,000 बोरियां आई, बाकी रोक ली गई। तो ये स्थिति इस वक्त सरकार की है और उसका पूरा फायदा जमाखोरों की ओर से भी उठाया जा रहा है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण सवाल ये भी है अमरजीत जी की सरकार के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, जो तर्क बार बार दिए जा रहे हैं कि एक बार घुमाए और अच्छे दिन ले आ दे। मैं 3-4 बात सिर्फ इसमें ब्रीफली कहना चाहती हूँ। पहली बात तो कि कुछ वर्षों से कांग्रेस ने परिपाटी डाली थी कि पार्लियामेंट सेशन बिल्कुल आया हुआ होता था तो उससे 15-20 दिन पहले वो चीजों के दाम बढ़ाते थे ताकि बजट में ना दिखाना पड़े। इन्होंने कहा था हम गवर्नेंस में परिवर्तन करेंगे, कोई नहीं किया, इन्होंने वही मेथड अपनाया। दूसरा बात है कि उस गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई थी, उस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बताया था रेल भाड़ा बढ़ाओ, फ्राइट चार्जेस बढ़ाओ, और तब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था कि नहीं हम तुम्हारी इस रिकमेंडेशन को नहीं लेते, चाहे इलेक्शन उनकी मजबूरी थी, कुछ भी रहा हो। इनको किसने कहा है कि उस फैसले को लागू करें? ये अगर सचमुच सीरियस हैं तो उस रेगुलेटरी अथॉरिटी इटसेल्फ को डिसमेंटल करें। बिल्कुल इनके ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि यूपीए गवर्नमेंट का फैसला था। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जमाखोरी की बात कर रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में चेंज कौन लाया था? वाजपेयी जी की सरकार लाई थी कि प्राइवेट होल्डर को इतनी मात्रा से ऊपर रखने दो। तो सिर्फ कहना जमाखोरी रोको, उस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को फिर से चेंज करो ना, जो गलत किया था, जो कांग्रेस को बदलना चाहिए था, इन्होंने बदला नहीं था। चौथी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, एक प्राइस फिक्सेशन सिस्टम था इंडिया में, जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनके एक पर्टिकुलर लेवल तक प्राइस फिक्स रहेंगे ताकि आम आदमी को कष्ट ना हो। वो प्राइस फिक्सेशन के सिस्टम को एनडीए गवर्नमेंट ने खत्म किया था वाजपेयी जी के टाइम पे, उसको लाए ना ये दोबारा। इसलिए इनके सारे आर्गुमेंट बिल्कुल खोखले हैं, थोथे हैं और बड़ा आसानी से ये आगे का भी तैयारी कर रहे हैं। पहले कह दिया कड़वा घूंट है, रेलवे के हजम कर लो आप, और अब आरती जी क्या कह रही हैं, इराक और मॉनसून मैंने ये नहीं कहा उसकी वजह से कर रहे हैं, हम आपको खतरा बता रहे हैं। इसका मतलब आगे भी हम बढ़ाएंगे, हमने पहले ही आपको खतरे जता दिए थे। खतरे की घंटी बज भी चुकी है। कोई आर्गुमेंट्स में इनके कोई दम नहीं है, सीधे सीधे जनता के साथ धोखाधड़ी है। जब आप एकदम लगता है जैसे चेहरे बदल गए हैं और आर्गुमेंट्स वही के वही हैं। अगर इनके रहते हुए यही किया होता, मान लो ये अपोजिशन में होते और यूपीए गवर्नमेंट ने किया होता, तो क्या आज इनकी ये पोजीशन होती कि नहीं जी मजबूरी है, माफ कर सब बातें करना ना, तब आप यूपीए 2 को माफ कर देते कि आपने क्यों ले लिया ये निर्णय? सब बातें आपने कहा था कि हम नीति बदल देंगे, हम पॉलिसी बदलेंगे, हम गवर्नेंस बदलेंगे, इनकी सारी विरासत को बदल देंगे। आप उनकी विरासत के नाम पे ही आना था, तो फिर उस गवर्नमेंट को बदलने की बात क्या हुई अगर उसी विरासत को आपने आगे बढ़ाना था? आरती जी कोई दम नहीं है आपके आर्गुमेंट में। चित्रा जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, आप अभी आप देखिए, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है आरती जी, लेकिन सच्चाई तो यही है ना, आपने यूपीए सरकार क्या हुई अगर उसी विरासत को आपने आगे बढ़ाना था? आरती जी कोई दम नहीं है आपके आर्गुमेंट में। चित्रा जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, आप अभी आप देखिए, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है आरती जी, लेकिन सच्चाई तो यही है ना, आपने यूपीए सरकार से एक दिन का हिसाब मांगा था। इतना इम्पेशेंट हो रहे हैं, इम्पेशेंट नहीं हो रहे, महीने होने जा रहे हैं सरकार रेगुलेटरी अथॉरिटी को डिसमेंटल कीजिए। जो 10 सालों में जी
जो आपने खजाने इतने खाली किए हुए हैं। आरती जी, इम्पेशेंस आप लोगों के वायदों के वजह से है। जिस तरीके के वायदे आप लोगों ने किए थे लोगों को, जनता को, कल 1 महीने हो जाएंगे, 1 महीने पर तो ये सवाल खड़े होंगे। ये तो बात करनी चाहिए थी। आपने जनता का विश्वास, आप जनता का विश्वास तोड़ रहे हैं। आपने जनता को ये बिलीव करवाया कि आपके पास एक जादू की छड़ी है। हर चीज में आज जनता को मार पड़ रही है, हर एक चीज में। आप एक चीज बताइए जो अच्छे दिन की बात हुई हो, आपने किया हो पूरा। कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है, सब नीजक रिएक्शन है, सारे में दाम बढ़ाए चले जा रहे हैं आप, और बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली पैसेंजर पे बहुत बड़ी समस्या आ रही है। दिल्ली पैसेंजर पे अब आप बोल रहे हैं रोज कमाने के लिए निकलता है, इलेक्शन रैली में बड़ी बड़ी बात करते थे यूपीए के अगेंस्ट। आमदनी लोगों की बढ़ नहीं रही है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये भी है ना, अभी तो रेल किराया बढ़ा, माल भाड़ा बढ़ा दिया गया, चीनी के दाम बढ़ा दिए गए, बाकी जगह भी महंगाई देखी जाएगी। लेकिन अब तो पेट्रोलियम मंत्री ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है, रसोई गैस हर महीने 5 से 10 रुपए और केरोसिन 1 रुपए बढ़ाने के लिए। आगे आने वाले वक्त के लिए भी पूरा खाका तैयार किया जा चुका है कि किन किन चीजों को लेकर सरकार अपने कदम बढ़ाने वाली है और सीधे जनता पर थोपने वाली है। देखिए चित्रा जी, ये बात मजबूरी जिसको कहें कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इस सब के भाव बढ़ाने के लिए पहले भी बराबर निर्णय होते थे और अब भी निर्णय हो रहे हैं। लेकिन विरोध यही लोग करते थे, इसीलिए यही लोग विरोध करते थे। मैं लेकिन दूसरी बात जानना चाहता हूँ। देखिए, ये बात सही है, क्या लग्जरियस जो चीजें थी, जिस तरह से आपने बगैर बजट के लाए जो कीमतें बढ़ाई हैं, उसी तरह से आप हवाई जहाज आप देखें, आपके पास, मेरे पास तो रोज मेल आपके पास भी आते होंगे आरती जी, ये सस्ता हो गया। आप अभी हवाई जहाज से जुलाई में यात्रा करिए तो और सस्ता मिलेगा। बिल्कुल, आप उन पर टैक्स लगाइए जो हवाई जहाज से आप और हम चलते हैं, हम पर और 100 रुपया लगा दीजिए। गरीब आदमी जो 10 रुपया कमा रहा है, आपने उसको राहत देने के लिए क्या किया? जैसे हवाई जहाज में एक उदाहरण बता रहा हूँ, इसी तरह से आप 5 स्टार होटल पर आप टैक्स लगा दीजिए, जहां सारे नेता, नाम नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े आप तो मीटिंग वहीं करते हैं, उसके जो बड़े लॉन्च है उन्हीं पर मीटिंग होती है, और कहीं नहीं मीटिंग होती है। जो सारी पार्टी के नेताओं की मीटिंग वही होती है 5 स्टार कल्चर के साथ। अभी फिर जश्न मनेगा, कल 30 दिन पूरे होंगे, फिर 50 दिन पूरे होंगे, फिर 100 दिन पूरे होंगे। उन जश्नों पर खर्च कम करने की निर्णय कोई नहीं किया गया। आप जादू, जिसपे जादू की छड़ी नहीं है, आप ऐसे फैसले कर सकते थे कि ये चीजें महंगी है, हम सिगरेट का दाम कल 10 गुना बढ़ा देंगे, शराब का दाम बढ़ा देंगे। उसके फैसले आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वो सारे उद्योगपति उससे प्रभावित होते हैं। आप उसकी खपत, उससे आपको ज्यादा एक्साइज ड्यूटी मिलती है, तो आप कहते हैं नहीं, उसको जितनी ज्यादा खपत होगी हमारी कमाई होगी। मेरा कहना है कि यदि आप उन चीजों पर, मादक पदार्थों पर, दूसरे उस पर जो संघ से निर्देशित होने की बात कही जाती है, लेकिन उसके विपरीत लग्जरियस चीजें सस्ती होंगी। आज अभी पहले जो खबर आ रही है उसमें कहा गया इन चीजों पर ड्यूटी खत्म की जा रही है। तो हमारे सामने जो दृश्य सामने दिख रहा है, 1 मिनट पहले जब आरती जी आप बात करें तभी एक अरुण जेटली जी का अनाउंसमेंट आया है, तो जो लग्जरियस चीजें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। कॉमन आदमी जिसको होना चाहिए, आप ऐसी घोषणाएं क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम सबकी अपेक्षा रही है, ऐसा नहीं है कि कोई मीडिया या पार्टियों की बात नहीं है। देश में जवाबदेही कांग्रेस, सीपीआई और समाजवादी को भी देना है। आप यदि सस्ता करेंगे तो ये कैसे विरोध करेंगे, हम कैसे आलोचना करेंगे? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमें क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। आप उन चीजों पर कम करने के फैसले क्यों नहीं करवा सकते? उसके लिए आप धरना क्यों नहीं देते? आपको आरती जी दिल्ली में चुनाव लड़ना है, आपको धरना देना चाहिए कि आप महंगाई नहीं करिए, इन महंगी चीजों पर सस्ता रोकिए। आप बुलेट ट्रेन के बारे में आपने बात की, आरती जी 1 मिनट, आप बुलेट ट्रेन की घोषणा क्यों कर रहे हैं? आपको बंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की जरूरत क्या है? पहली जरूरत जहां दुर्घटना न हो छपरा में, उसके लिए आप रेल दुर्घटनाओं को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए कदम पहले उठाएं। बुलेट ट्रेन को कैंसिल कर दे। और ये दूसरा आप क्यों मुकाबला करना चाहते हैं बुलेट ट्रेन से? क्यों आप बड़े हवाई जहाज चलाना चाहते हैं? आप कम क्यों नहीं कर सकते उसको? आप कह दीजिए कि नहीं, हम बुलेट ट्रेन नहीं चलाएंगे, हम पहली प्रायोरिटी सुरक्षा को देंगे। आपने नहीं अनाउंस किया, आपने बुलेट ट्रेन अनाउंस किया। ये सबसे बड़ी, इसलिए लोगों में नाराजगी है। नाराजगी इस बात पर नहीं है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। क्या इंसानी जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? हम बुलेट ट्रेन चलाने की बात कहते हैं, आगे आने वाले दिनों में कदम भी बढ़ाए जाएंगे उस पर। लेकिन अभी जो हादसे में मोदी सरकार जब से आई है तब से पहला हादसा हमने देखा था गोरखधाम एक्सप्रेस, और दूसरा जो बीती रात हुआ है, इसको लेकर कुछ कदम बढ़ाए जाए ना। 14% सिर्फ पैसे ही लिए जाएंगे और उस दिशा में कुछ कदम आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे तो जनता सवाल पूछेगी ही। और 30 दिन सरकार को होने जा रहे हैं, आपको इसका जवाब देना ही होगा तर्कों के साथ। बिल्कुल तर्कों के साथ जवाब देंगे, समाहित जवाब देंगे, भविष्य की योजनाओं के साथ देंगे। ऐसी पॉलिसीज होंगी जो सिर्फ तत्कालीन समस्या के निदान के लिए नहीं होंगी, भविष्य के लिए बनाई जाएंगी। और रेलवे की सुरक्षा का भी
पूरा जो जिम्मा है, सरकार न किसी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है जी, न किसी कमिटमेंट से भाग रही है। लेकिन चित्रा जी, एक सरकार अभी आई है, पिछले सरकार का बर्डन इतना बड़ा है, चीजों को समाहित करते करते पिछली सरकार पर आप सब कुछ सारा ठीक रहा, पिछली सरकार के ऊपर फोड़ कर तो आप सत्ता में आए हैं। अब फिर इस समय भी अगर पिछली सरकार को ही दोष देंगे तो आपको लगता है क्या कि जनता आपको माफ करेगी? तो नरेंद्र मोदी ने जिस दिन बहुमत बीजेपी का आ गया था 282 सीटें, उसी दिन शाम को जब वो पहली रैली करते हैं उस दिन जनता से सवाल पूछते हैं, अच्छे दिन, लोग कहते हैं आ गए। लेकिन आज तो जनता खुद से ये सवाल कर रही है कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, और आप भविष्य की बात कर रही हैं कि भविष्य में आ जाएंगे। यही बात तो चुनावों के पहले भी करती थी बीजेपी। आरती जी, मेरा भी साथ ही जवाब दे दीजिए कि पार्लियामेंट की इंतजार क्यों नहीं की, उसमें इस मुद्दों को क्यों नहीं रखा, सरकार ने अपनी मजबूरियां क्यों नहीं बताई, उस पार्लियामेंट सेशन के अंदर ठीकरा क्यों नहीं यूपीए पे फोड़ा, ताकि लोग बहस करते, शायद कुछ सजेशंस देते कि इस चीज को ऐसे हैंडल करो, ऐसे। आप बहस तो कराते, आपका बहुमत है, आप बहस के बावजूद भी जो फैसला करना चाहते आप करा सकते, क्योंकि एनडीए पार्टनर्स के बिना भी आपको 282 सीट है। आप बहस क्यों नहीं पार्लियामेंट में कराना चाहते, उससे पहले सब कुछ क्यों थोपा जा रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, बजट लेके आ रहे हैं। एक और चीज कहूंगी, सेम चीज जो नरेंद्र मोदी जी ने अपोज की थी, जब अपोज की थी वही काम वो खुद कर रहे हैं। ट्वीट किए था, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी इसके बारे में, और अब वही सेम काम कर रहे हैं। आप बजट सत्र का इंतजार कर लेते। प्लीज नहीं, मुझे भी एक पॉइंट बोले दीजिए। आपके खाद्य मंत्री कहते हैं 25% इन्फ्लेशन ठीक है देश के लिए। अब आप बोलिए। हाँ, देखिए चित्रा जी, मुझे लास्ट की आवाज उनकी नहीं सुनाई दी बिल्कुल भी, कनेक्ट मेरा टूट गया था प्रियंका से। लेकिन मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमें बजट का इंतजार करना चाहिए। बजट में पूरा बजट रखा भी जाएगा और देश के हित में एक अच्छा बजट आएगा, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ, और उस पर चर्चा भी भरपूर होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक, चाहे हम भरपूर मात्रा में आए, जनता ने हमें पूरी तरह से भारी बहुमत से जिताया है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी सभी सदस्यों का, सभी पार्टियों का, देश के नागरिकों का पूरा सम्मान करती है, और उसको देखते हुए आपको सम्मान करना ही पड़ेगा आरती जी, बहुत सी चीजें, क्योंकि जो सपने आपने दिखाए थे उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए जनता ने अगर गरीब की थाली तक जी आप देखते रहिए। प्रियंका जी, नरेंद्र मोदी जी मनमोहन नहीं है, मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी हर चीज को समय लगता है, चीजों का घर का बिगड़ा हुआ बजट भी संभालने के लिए। जी बजट अच्छा देश की जनता को सच्चाई बताए, देश की जनता को सच्चाई बताए, अपने अलायंस पार्टनर्स को साथ लेकर चले, सारी ओपिनियंस ले और फिर कोई डिसीजन ले, ना कि एक तरीके से जो आप लोग बजट को अच्छा दिखाने के लिए आपने कीमतें बढ़ा दी ताकि प्रधानमंत्री ना तो नरेंद्र मोदी जी मनमोहन है और ना ही चीट करने का कांग्रेस शासन में है। अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस शासन में है जी। भारतीय जनता पार्टी सबकी बात सुनेगी भी और हेल्दी डिस्कशंस भी होंगी। लेकिन जो चिंगारी आप लोगों ने लगाई है बजट के समय, कहीं वो आग में तब्दील न हो जाए, इस बात का डर भी जनता ने जो आपको मत दिया है और उनका आदर किया होगा। कैसी करेंगे? बहस लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे इस बड़े मुद्दे पर, फौरन लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। भाड़े में जिस तरह से वृद्धि की गई है उसके बाद से ही चीजों की अगर दामों की बात करें तो उनका बढ़ना तय है। चीनी पहले ही 2 रुपए जो है वो वृद्धि हो चुकी है, और इसी के साथ साथ सीमेंट से लेकर दालों की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, मसालों की बात करें, हर चीज में वृद्धि होगी। हमारे साथ कुछ ग्राहक यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अगर बात करें बजट आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही जो माल भाड़े में वृद्धि की गई है उससे महंगाई बढ़ रही है, क्या क्या अपेक्षाएं आपकी बजट से? अपेक्षा कोई नहीं है इसमें, अच्छा रेट बढ़ रहे दिन पर दिन, चीनी देखो, गैस देखो, और बहुत चीजें हैं जिनके रेट बढ़ रहे हैं, और क्या अपेक्षा रखी है इसकी? तो जब बजट बनाते हैं, जिस तरह से घर का बजट बनाते हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से चल पाता है? नहीं, चलाना बड़ा मुश्किल है।
चलता तो है, नहीं चलाना पड़ता है, क्या करना अब। बिल्कुल, तो चीजें कम करनी पड़ती हैं, जो रेशो लेकर जानी चाहिए वो लेकर नहीं जा जाती। मैम, आप महीने का बजट पहले ही बना लेती होंगी रसोई का, रसोई गैस पहले ही महंगी हो चुकी है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी, क्या बजट से बस यही है कि हम गैस भी खुली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर महीना हमें चिंता रहती है बहुत कि हम कैसे मतलब घर का महीना एक निकालें एक सिलेंडर से। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार को सुझाव दे दिया है कि 5 से 10 रुपए रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं। प्रियंका जी, लेकिन अब चलते चलते आपसे सवाल मेरा ये है, रास्ता क्या है? क्योंकि सरकार का यही कहना है, यूपीए सरकार ने जो गलतियां की हैं उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं और कड़वी दवाई अभी जनता को पिलानी होगी ताकि आगे के लिए राहत मिल सके। नहीं, देखिए 2-3 चीजें मैं यहाँ पे कहूंगी। जैसे इन्फ्लेशन की अगर बात करें, एक तो हमें फुल टाइम वित्त मंत्री की जरूरत है सबसे पहले। दूसरी बात, अगर जमाखोरों की आप बात कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी हम चीनी का भी सुन रहे थे कि कैसे जमाखोर उसको लेकर बैठे हैं, आप एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। आपको अगर रेल फेयर इंक्रीज करना है, आप एक स्टैगर्ड वे हो सकता था कि आप टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट करें ओवर अ पीरियड ऑफ सम टाइम। अभी आपके सामने हम देख रहे हैं कि इराक में अगर समस्या बार बार बताई चली जा रही है आरती जी के इराक में समस्या है, मॉनसून ठीक नहीं आने वाला है, तो इतना किराया बढ़ाने से, इतनी सारी चीजें एक साथ बढ़ाने से आम आदमी को किसी तरीके का राहत नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल। तो आप एक एक मुद्दे को लीजिए, बड़ी पॉलिसी डिसीजंस करिए, तभी किसी तरीके की राहत मिलेगी। अमरजीत कौर जी, मैं ये सोचती हूँ हाफ टाइम फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर इशू वो नहीं है। इशू ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर की अप्रोच क्या है। मुझे कोई फर्क नहीं लगता है कि चिदम्बरम जी की सोच जो वित्त मंत्रालय के बारे में पॉलिसी को सामने रखने की थी, या यशवंत सिन्हा जी की थी, या यशवंत सिंह जी की थी, और वही पॉलिसी फ्रेमवर्क जेटली फॉलो कर रहे हैं। जब तक बुनियादी परिवर्तन नहीं किया जाएगा कि इस देश की 80% जनता जिसका आमदनी नहीं बढ़ती है इतनी आसानी से, उसके लिए सब्सिडी चाहिए, और जो अमीर है, बहुत अमीर है या कॉरपोरेट घराने हैं, उनके ऊपर टैक्सेशन की तरफ आप बढ़ें, वो कुछ झेल लें, और ये गरीब आदमी नहीं झेल सकता है तो सब्सिडी उनको ना देके सब्सिडी इनकी जारी रखी जाए। ये जब तक सोच नहीं लाई जाएगी तो वो हाफ टाइम फुल टाइम से भी नहीं होगा प्रियंका जी। और ये कहने से भी कि स्टैगरिंग करके बढ़ा देते, इसका मतलब आप भी यही कह रहे हैं कि बढ़ा देते, बिल्कुल एक साथ नहीं बढ़ाते। हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी को आप राहत कैसे दोगे, उसके ऊपर पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाइए, इसीलिए बजट अच्छा दिखे, स्वच्छ दिखे। बजट से पहले कीमतें बढ़ाई जा रही है। 30 से 35 करोड़ की आबादी ऐसी है देश में जो 2 जून की रोटी के लिए स्ट्रगल करती है। पॉलिसी फ्रेमवर्क में हम इंक्रीमेंट्स को हटा नहीं सकते। प्रियंका, वक्त की कमी है। आलोक जी का एक महत्वपूर्ण कमेंट हम ले लेते हैं। चलते चलते हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो सपना दिखाया था नरेंद्र मोदी ने, क्या ये माना जाए कम से कम उस सपने को पूरा करेंगे, भले ही इस वक्त वो कड़े कदम उठा रहे हों? देखिए, बहुत जल्दी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, न करना चाहिए। उम्मीद ये कर, जैसे भी सुझाव दे रहे हैं आपके चैनल से, बजट आने से पहले भी कई चीजों को वो ठीक कर सकते हैं। जो प्रायोरिटी, जो अभी मर्जी, मैं अभी भी कहूंगा कि 80% जो लोग गांव में रहते हैं, जिसके वायदे किए गए, वो कोई सरकार हो, पहले उनको देखना होगा। उनके लिए आप क्या खाद सस्ता पहुंचाएंगे, बीज, यदि आप कह रहे मानसून ये नहीं है तो पानी का जल प्रबंध आप कैसे वो तुरंत कर देंगे। आप यदि वो प्रायोरिटी देंगे तो शहरों में, और जो बिल्कुल ठीक कहा आप, हमें जो गैस मिल रही है और जो करोड़पति जो पृथ्वीराज रोड पर रहते हैं, उन लोगों के गैस में कोई अंतर नहीं है। जो झोपड़ी में रहता है उसके लिए भी आप उसके भाव 200 रुपए बढ़ा दीजिए और गरीब को कहिए हमें 200 रुपए कम में मिलेगा, तब जाकर के इस देश में ये जो विरोध सामने दिखाई दे रहा है वो नहीं होगा। और इसी तरह से जो भाड़ा बढ़ा है, रेल भाड़ा नहीं, मतलब कम से कम किराए को तो आप फिर भी कोई झेल सकता है, साल में 2 बार जा रहा है, लेकिन जिस तरह से फ्रेट रेट बढ़ा है माल भाड़ा में, उसके बारे में पुनर्विचार यदि करेंगे तो शायद इस सरकार को भी जो अच्छे दिन दिखाने हैं 3 महीने बाद ही दिखाए, लेकिन तब लोगों के सपने पूरे होंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि कम से कम रेल बजट और आम बजट जब पेश किया जाएगा तो आम जनता का खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि अच्छे दिन का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसके बाद जनता ने भारी भरकम बहुमत देकर उन्हें संसद तक पहुंचाया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ बीच बहस में फिलहाल